पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो हमें ये समझाती है कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार, बिहेवियर विद मनी, हमारी आर्थिक सफलता, फाइनेंशियल सक्सेस में कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ये किताब कहती है कि पैसे को समझना सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं, सोचने के तरीके और डिसीजन मेकिंग पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल, दो लोग एक जैसी सैलरी कमाते हैं, लेकिन एक पैसे बचाता है और दूसरा खर्च करता है। क्या वजह है? सोच का फर्क, और यही है साइकोलॉजी ऑफ मनी का मूल विचार। चैप्टर 1 नो वंस क्रेजी, कोई भी पागल नहीं होता। मैं आइडिया, हर इंसान का पैसे के साथ अनुभव अलग होता है, इसलिए उसका व्यवहार भी अलग होता है। एक्सप्लेनेशन, अगर कोई इंसान महंगाई के दौर में बड़ा हुआ है तो वो बचत, सेविंग को ज़्यादा महत्व देगा। वहीं अगर कोई बुल मार्केट में बड़ा हुआ है तो वो निवेश, इन्वेस्टमेंट को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा। इसलिए हमें दूसरों के डिसीजंस पर जजमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उनके अनुभव नहीं जानते। एग्जाम्पल, 1940 में जन्मा व्यक्ति और 1990 में जन्मा व्यक्ति स्टॉक मार्केट को अलग नज़रिए से देखेगा, क्योंकि दोनों की जिंदगी में अलग परिस्थितियां थीं। एक्शन प्लान, अपने अनुभव को समझो, ये जानो कि तुम पैसा कैसे देखते हो और क्यों। दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस को बिना जज किए समझने की कोशिश करो। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से जो बायस हैं, उन्हें पहचानो। बेस्ट लेसन, यू कांट जज समवन्स फाइनेंशियल बिहेवियर विदाउट नोइंग देयर लाइफ स्टोरी। किसी के आर्थिक व्यवहार को उसकी लाइफ स्टोरी जाने बिना समझना मुश्किल है। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर 2 लक और रिस्क, भाग्य और जोखिम। मैं आइडिया, सफलता, सक्सेस सिर्फ मेहनत, हार्ड वर्क से नहीं आती, उसमें भाग्य, लक और कभी कभी जोखिम, रिस्क भी शामिल होते हैं। एक्सप्लेनेशन, जब हम किसी को सफल होते देखते हैं, जैसे कोई अमीर बिजनेसमैन या इन्वेस्टर, तो हम मान लेते हैं कि उन्होंने सब कुछ खुद के दम पर किया होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि भाग्य, लक का भी उतना ही बड़ा रोल होता है। सही समय पर सही जगह होना, सही डिसीजन लेना और कभी कभी बिना सोचे कुछ हो जाना। दूसरी तरफ कई लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने जोखिम, रिस्क उठाया और वो काम नहीं किया। एग्जाम्पल, बिल गेट्स सफल हुए क्योंकि वो स्मार्ट थे, मेहनती थे, लेकिन साथ ही वो उस रेस स्कूल में पढ़ते थे जहाँ कंप्यूटर तक अर्ली एक्सेस था। उनका दोस्त केंट एवंस भी उतना ही स्मार्ट था, लेकिन एक एक्सीडेंट में मर गया। बिल गेट्स आगे बढ़े, लेकिन केंट की किस्मत में वो मौका नहीं था। लेसन, नेवर फॉरगेट द रोल ऑफ लक एंड रिस्क। कभी भी भाग्य और जोखिम की भूमिका को मत भूलो। हर सफलता में थोड़ा भाग्य और हर असफलता में थोड़ा जोखिम होता है। एक्शन प्लान, अहंकार को छोड़ो, स्टे हम्बल। सफलता को सिर्फ अपनी मेहनत का फल मानकर घमंड मत करो। दूसरों की असफलता को जज मत करो, हो सकता है उन्होंने भी उतनी ही मेहनत की हो, लेकिन भाग्य ने साथ न दिया हो। अपने डिसीजंस में जोखिम का अनुमान लगाओ, समझो कि किस डिसीजन में कितना रिस्क है और उसे कैसे संभालना है। स्टोरी, इमेजिन करो कि तुमने एक दुकान खोली, पहले ही महीने में बहुत प्रॉफिट हुआ, तुम खुश हो गए। लेकिन असल रीज़न ये था कि तुम्हारे सामने वाली दुकान रेनोवेशन में थी, इसलिए कस्टमर्स तुम्हारे पास आए। अब अगर तुम सोचो कि तुम जीनियस हो और एक्सपेंशन कर दो, तो नेक्स्ट मंथ नुकसान हो सकता है, क्योंकि लक ने पहले तुम्हारा साथ दिया था, स्ट्रैटेजी ने नहीं। बेस्ट क्वोट फ्रॉम द चैप्टर, बी केयरफुल हु यू प्रेज एंड एडमायर, बी केयरफुल हु यू लुक डाउन अपॉन। ध्यान से सोचो किसे सराह रहे हो और किसे नीचा दिखा रहे हो। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर 3 नेवर इनफ, कभी भी काफ़ी नहीं होता की ओर। ये चैप्टर हमें लालच, ग्रीड और संतोष, कंटेंटमेंट के बीच का फर्क सिखाता है। मुख्य विचार, जब इंसान को कभी संतोष नहीं होता तो वो लालच में अंधा हो जाता है, और यही लालच कई बार बर्बादी की वजह बनता है। एक्सप्लेनेशन, जब हम किसी से ज़्यादा पैसे वाला इंसान देखते हैं तो हम और कमाने की कोशिश करते हैं। फिर कोई और हमसे आगे निकलता है और हम फिर ज़्यादा चाहने लगते हैं। ये दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती। कुछ लोग इतने लालची हो जाते हैं कि खुद के पास जो है उसे खोने का जोखिम भी ले लेते हैं, सिर्फ थोड़ा और पाने के लिए। एग्जाम्पल, राजत गुप्ता, जो बहुत अमीर और प्रतिष्ठित बिजनेसमैन थे, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग में फंस गए, सिर्फ और ज़्यादा कमाने के लालच में। उनके पास सब कुछ था, नाम, पैसा, सम्मान, लेकिन इनफ कभी नहीं कहा और सब कुछ खो दिया। लेसन, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। सबसे कठिन वित्तीय कला है अपने लक्ष्य को बदलते रहने से रोकना। जब तुम खुद से कह पाते हो मेरे पास काफ़ी है, वहीं से शांति शुरू होती है। एक्शन प्लान, एक्शन प्लान, अपनी ज़रूरत और लालच में फ़र्क समझो। क्या तुम वाकई और पैसा चाहते हो या बस दूसरों से कम्पीट कर रहे हो? हर महीने एक बार खुद से पूछो, क्या मेरे पास काफ़ी है? फाइनेंशियल गोल्स फिक्स करो और एक बार पूरे हो जाने पर रुको। सेलिब्रेट करो। स्टोरी, एक बार एक राइटर और एक हेज फंड मैनेजर एक पार्टी में मिले। राइटर ने कहा, उस आदमी ने एक दिन में तुमसे ज़्यादा पैसा कमाया है जितना तुमने अपनी ज़िंदगी में कमाया होगा। राइटर ने जवाब दिया, दैट मे बी ट्रू, बट आई हैव समथिंग ही विल नेवर हैव इनफ।
ये सच हो सकता है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। संतोष। बेस्ट क्वोट, देयर इज नो रीजन टू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। जो तुम्हारे पास है और ज़रूरी है, उसे उस चीज़ के लिए जोखिम में मत डालो जो तुम्हारे पास नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। चैप्टर 4 कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग जादुई चक्रवृद्धि प्रभाव में आइडिया। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का असली जादू समय टाइम में छिपा है, न कि केवल उच्च रिटर्न हाई रिटर्न्स में। एक्सप्लेनेशन। वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे सफल इन्वेस्टर माना जाता है। लोग मानते हैं कि उनकी सफलता का राज सिर्फ उनकी रणनीति है, लेकिन असल में बफेट ने 11 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया था और वो आज भी निवेश कर रहे हैं, यानी उन्होंने लगभग 75 साल तक कंपाउंडिंग का फायदा उठाया है। उनकी संपत्ति का लगभग 90% हिस्सा उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद बनाया। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट क्या है? जब आप किसी इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हो और उस कमाए हुए पैसे को भी फिर से इन्वेस्ट कर देते हो तो आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। एग्जाम्पल, मान लो तुमने 10,000 रुपये को 12% के हिसाब से निवेश किया। अगर तुम उसे 1 साल के लिए रखते हो, पैसा बनता है 11,200 रुपये। लेकिन अगर तुम उसे 20 साल तक ऐसे ही छोड़ दो, वो पैसा बनता है 1 लाख रुपये से ज़्यादा, और तुमने सिर्फ 10,000 रुपये डाला था। लेसन। Good investing is not necessarily about earning the highest returns, it's about earning pretty good returns for the longest period of time. अच्छा निवेश सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाने का खेल नहीं है, बल्कि लंबे समय तक स्थिर रिटर्न कमाने का है। एक्शन प्लान। जल्दी शुरू करो, चाहे छोटी रकम से, लेकिन समय के साथ वो बड़ा बनेगा। लंबे समय के लिए निवेश करो, जितना ज़्यादा समय उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग। बार बार पैसा निकालने से बचो, कंपाउंडिंग को रुकावट मत दो। बोनस एनालॉजी। मान लो एक आम का पेड़ लगाते हो। शुरुआत में वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन 10 साल बाद वो हर साल फल देता है और एक समय बाद वो खुद ही बीज गिराकर नए पेड़ उगाता है। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट भी ऐसा ही है। बेस्ट क्वोट, आवर माइंड्स आर नॉट बिल्ट टू हैंडल कंपाउंडिंग। हमारा दिमाग चक्रवृद्धि की ताकत को समझने के। चैप्टर 5 गेटिंग वेल्थी एंड स्टेइंग वेल्थी। धनवान बनना बनाम धन को बनाए रखना। मुख्य विचार। धन कमाना गेटिंग वेल्थी और धन को बचाए रखना स्टेइंग वेल्थी दो अलग चीजें हैं और इनके लिए अलग मानसिकता चाहिए। एक्सप्लेनेशन। अमीर बनने के लिए ज़रूरत होती है बोल्डनेस साहस, ऑप्टिमिज्म आशावाद, रिस्क लेने की हिम्मत, लेकिन अमीर बने रहने के लिए चाहिए फियर डर, कंजर्वेटिज्म सावधानी, ह्यूमिलिटी विनम्रता, यानी जो व्यक्ति बहुत बोल्ड होकर पैसे कमाता है, अगर वो समय पर कॉशियस नहीं हुआ तो वो सब कुछ खो भी सकता है। एग्जाम्पल, कई लोग स्टॉक मार्केट में शानदार रिटर्न्स कमाते हैं, लेकिन फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस में रिस्की ट्रेड्स करने लगते हैं और क्रैश होने पर सब कुछ खो बैठते हैं। इन्वेस्टर्स जैसे कि जेसी लिवरमोर ने मिलियंस कमाए, लेकिन बाद में सब खो दिया क्योंकि उन्होंने वेल्थ को बचाने की प्लानिंग नहीं की। लेसन। गेटिंग मनी रिक्वायर्स टेकिंग रिस्क्स, कीपिंग मनी रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी एंड फियर दैट व्हाट you've मेड कैन बी टेकन अवे। पैसे कमाने के लिए जोखिम जरूरी है, लेकिन उसे बचाए रखने के लिए विनम्रता और यह डर जरूरी है कि जो कमाया है वो चला भी सकता है। एक्शन प्लान। इमरजेंसी फंड बनाओ, जीवन में किसी भी अनसर्टेनिटी से लड़ने के लिए। इंश्योरेंस लो, हेल्थ और एसेट्स दोनों के लिए। रिस्क मत भूलो, जो पैसा कमाया है उसे रिटर्न की चाह में फिर से गैम्बल मत करो। ओवर कॉन्फिडेंस से बचो, याद रखो कि कोई भी मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बोनस एनालॉजी। मान लो तुमने एक किला बनाया, अमीर बनने के लिए तुमने सारी मेहनत की, लेकिन अगर तुम उसके चारों ओर दीवार नहीं बनाओगे तो दुश्मन रिस्क आकर सब कुछ नष्ट कर सकता है। दीवार बनाना इक्वल्स धन को बनाए रखना। बेस्ट क्वोट, कंपाउंडिंग ओनली वर्क्स इफ यू कैन स्टिक अराउंड लॉन्ग इनफ टू लेट इट वर्क। चक्रवृद्धि तभी काम करता है जब तुम खुद को लंबे समय तक टिकाए रख सको। बहुत बढ़िया, अब हम आ चुके हैं पार्ट 6 चैप्टर 6 टेल्स यू विन, छोटे फैसले बड़े नतीजे पर। ये चैप्टर बताता है कि कैसे थोड़े से फैसले या इन्वेस्टमेंट्स ही हमारी पूरी फाइनेंशियल सक्सेस का बड़ा हिस्सा होते हैं। चैप्टर 6 टेल्स यू विन, छोटे फैसले बड़े नतीजे में आइडिया। अक्सर आपकी संपत्ति वेल्थ का बड़ा हिस्सा कुछ ही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या इवेंट से आता है और बाकी डिसीजंस इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। एक्सप्लेनेशन। हर चीज़ का आउटकम इक्वल नहीं होता, कुछ खास चीज़ें डिस्प्रपोर्शनेट रिजल्ट देती हैं। इसे कहते हैं पावर लॉ या टेल इफेक्ट, यानी छोटी संख्या में बड़ी जीत। वॉरेन बफेट ने हजारों कंपनियों में इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन असली वेल्थ सिर्फ कुछ इन्वेस्टमेंट्स जैसे कोका कोला, एप्पल से आई। यही बात बिजनेस, स्टार्टअप्स और जीवन के कई डिसीजंस पर लागू होती है। एग्जाम्पल, Amazon ने सैकड़ों प्रोडक्ट्स ट्राई किए, लेकिन AWS Amazon वेब सर्विसेज एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसने बिलियंस का प्रॉफिट दिया। एक इन्वेस्टर 100 स्टॉक्स में पैसा लगाता है, लेकिन सिर्फ 5 स्टॉक्स उससे सबसे बड़ा रिटर्न देते हैं। लेसन। यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम एंड स्टिल मेक अ फॉर्चून, बिकॉज अ स्मॉल नंबर ऑफ डिसीजंस अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ आउटकम्स।
तुम आधे फैसलों में गलत हो सकते हो और फिर भी अमीर बन सकते हो, क्योंकि कुछ ही फैसले सबसे बड़ा फर्क लाते हैं। एक्शन प्लान, एक्सपेरिमेंट करने से मत डरना, कई बार छोटे आइडिया ही बड़ा बन जाते हैं। विनर्स को लंबे समय तक पकड़े रहो, अगर कोई इन्वेस्टमेंट अच्छा कर रहा है तो उसे जल्दी सेल मत करो। हर लॉस से डिस्करेज मत हो, जरूरी नहीं हर इन्वेस्टमेंट सफल हो, बस कुछ सही हो जाएं। बोनस एनालॉजी, मान लो तुमने एक ऑर्चर्ड में 100 पेड़ लगाए, सिर्फ 10 पेड़ ऐसे होंगे जो सबसे ज़्यादा फल देंगे, पर वही ऑर्चर्ड को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। इन्वेस्टिंग में भी यही होता है, टेल्स यानी रेयर बट बिग विनर्स तुम्हें जीत दिलाते हैं। बेस्ट क्वोट, एनीथिंग दैट इज ह्यूज, प्रॉफिटेबल, फेमस और इन्फ्लुएंशियल इज द रिजल्ट ऑफ अ टेल इवेंट, एन आउटलायर, वन इन थाउजेंड्स। हर बड़ी मुनाफे वाली प्रसिद्ध चीज एक रेयर इवेंट का परिणाम होती है जो हजारों में एक बार होती है। चैप्टर 7 फ्रीडम, सच्ची आज़ादी, समय की ताकत। मुख्य विचार, पैसा कमाने का असली उद्देश्य है अपना समय अपने हिसाब से जीने की आज़ादी। एक्सप्लेनेशन, ज्यादातर लोग पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि असली खुशी तब मिलती है जब आप खुद तय कर सकें कि आपको क्या करना है, कब करना है और किसके साथ करना है। दुनिया में सबसे बड़ी लग्जरी कोई कार या बंगला नहीं है, बल्कि मैं आज क्या करूंगा ये मैं खुद तय करूं वाली आज़ादी है। बहुत से लोग अच्छे पैसे कमाते हैं लेकिन हर दिन किसी और के शेड्यूल पर जीते हैं, यानी वो सच में स्वतंत्र नहीं है। एग्जाम्पल, एक आदमी 10 लाख रुपए महीना कमाता है लेकिन उसे रोज 12 घंटे ऑफिस में लगाना पड़ता है। दूसरा आदमी 1 लाख रुपए महीना कमाता है लेकिन उसके पास हर दिन अपना समय है, वो अपना पैशन फॉलो करता है, अपने परिवार के साथ समय बिताता है। कौन ज्यादा अमीर है? दूसरा वाला, क्योंकि उसके पास है समय की आज़ादी। लेसन, कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेज। पैसे की सबसे बड़ी कमाई यही है कि वो तुम्हें अपना समय खुद नियंत्रित करने की ताकत दे। एक्शन प्लान, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को गोल बनाओ, यानी इतना पैसा कि तुम किसी की नौकरी पर निर्भर न रहो। पैसिव इनकम सोर्सेस तैयार करो जिससे तुम्हें हर महीने बिना मेहनत के थोड़ा पैसा आता रहे। चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स, दिखावे का धोखा। मुख्य विचार, दूसरों के सामने अच्छा दिखने के लिए जो चीज़ें हम खरीदते हैं वो अक्सर हमें वो खुशी नहीं देती जो हम चाहते हैं। एक्सप्लेनेशन, मैन इन द कार पैराडॉक्स का मतलब है कि लोग का एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल या लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं ताकि लोग उन्हें एडमायर करें, लेकिन यही लोग उन चीज़ों को देखकर हमें एडमायर नहीं करते बल्कि उन्हें जेलस होते हैं। और असल में हम दूसरों से एडमिरेशन पाने के लिए चीज़ें नहीं खरीदते बल्कि खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए करते हैं, लेकिन वो अक्सर हमें वो महसूस नहीं करवा पाती। बहुत से लोग समझते हैं कि हाई एंड कार्स या बिग हाउसेस उन्हें औरों से ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग जितना दिखावे को देखते हैं उतना उस पर जजमेंट करते हैं। एग्जाम्पल, मान लो एक आदमी महंगी कार खरीदता है ताकि लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन जब लोग उसे देखते हैं तो उनका ध्यान इस पर नहीं जाता कि वो कितना अमीर है। वे सोचते हैं कि क्या यह आदमी सच में इतना अमीर है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। वहीं अगर उस आदमी ने साधारण कार ली होती तो लोग शायद उसी आदमी को रिस्पेक्ट करते, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक, प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड दिखता। लेसन, पीपल डोंट एडमायर यू फॉर द थिंग्स यू बाय बट फॉर द पर्सन यू बिकम। लोग तुम्हारी सराहना तुम्हारी खरीदी हुई चीज़ों के लिए नहीं करते बल्कि उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो तुम बनते हो। एक्शन प्लान, अपने स्टेटस को दिखाने के लिए चीज़ें खरीदने से बचो। तुम जो खरीदते हो वो तुम्हारा आत्मसम्मान न हो। कुछ ऐसे खर्च करो जो तुम्हारी खुशियों और वैल्यूज से मेल खाता हो, न कि दूसरों की नज़रों में खुद को अच्छा दिखाने के लिए। सिंप्लीफाई योर लाइफस्टाइल, कम खर्च में ज़्यादा खुशी। ज़्यादा चीज़ों की बजाय चुनिंदा चीज़ें खरीदो जो तुम्हारे लिए ज़्यादा मीनिंगफुल हों। बोनस एनालॉजी, का दिखावा ऐसे ही है जैसे एक एक्टर एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनता है ताकि लोगों को लगे कि वो फेमस है, लेकिन असल में लोग उस एक्टर को तब एडमायर करते हैं जब वो अपने अभिनय में एक्सेलेंस दिखाता है, न कि उसके कपड़ों में। बेस्ट क्वोट, द मैन ड्राइविंग द कार वॉन्ट्स टू इम्प्रेस पीपल, द पीपल आर ट्राइंग टू इम्प्रेस देमसेल्व्स विद देयर ओन जजमेंट ऑफ द मैन इन द कार। कार चलाने वाला आदमी दूसरों को इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन लोग खुद को उस आदमी की जजमेंट से इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं जो कार में बैठा है। चैप्टर 9 वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, धन वही है जो आप नहीं देखते की तरफ। यह अध्याय ये समझाता है कि असली धन उन चीज़ों में छिपा होता है जिन्हें हम अक्सर नहीं देख पाते, जैसे बचत, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल डिसिप्लिन। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, धन वही है जो आप नहीं देखते। मुख्य विचार, असली संपत्ति वो नहीं है जो आप दिखाते हो बल्कि वो है जो आप नहीं दिखाते, जैसे कि बचत और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। एक्सप्लेनेशन, लोग अक्सर दिखाने के लिए महंगी चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन असली धन वो होता है जो आपके पास छिपा होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में कितना पैसा बचाता है और कितना निवेश करता है, यही असली संपत्ति होती है, न कि उसके पास मौजूद गहने, कार या महंगे कपड़े। असल में जो हम दिखाते हैं वो केवल टेम्पररी लक्जरीज होते हैं।
और हम जो नहीं दिखाते, जैसे एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म सेविंग्स, यही असली संपत्ति होती है। एग्जाम्पल, मान लो एक व्यक्ति दिखावे के लिए रोज ब्रांडेड कपड़े पहनता है, लेकिन वो अपनी बचत और इन्वेस्टमेंट्स को भूल जाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति साधारण कपड़े पहनता है, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी में कंसिस्टेंट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। यहाँ पहला व्यक्ति एक अच्छे लाइफस्टाइल का दिखावा कर सकता है, लेकिन असली धन दूसरे व्यक्ति के पास है, जो अपनी संपत्ति को डिस्क्रीटली और लॉन्ग टर्म तरीके से बढ़ा रहा है। लेसन, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। It's the cars not purchased, the clothes not bought, the food not eaten, the vacations not taken, the gadgets not bought. धन वही है जो आप नहीं देखते। ये वो कारें नहीं है जो खरीदी, वो कपड़े नहीं है जो खरीदे, वो खाना नहीं है जो खाया, वो छुट्टियां नहीं है जो ली, वो गैजेट्स नहीं है जो खरीदे। एक्शन प्लान, एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल से बचो। दिखावे के लिए खर्च करने की बजाय फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए पैसे बचाओ। बिगर सेविंग्स टारगेट सेट करो। अपना फोकस रिटर्न पर न रखकर बचत और इन्वेस्टमेंट पर रखें। आपकी चीज़ें आपकी पहचान नहीं होती। दिखावे से बचने की कोशिश करो और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ो। बोनस एनालॉजी, मान लो आप एक आइसबर्ग देख रहे हैं। उसके ऊपर दिखता है सिर्फ उसका छोटा सा हिस्सा, वो सब जो लोग देख सकते हैं, जैसे कार्स, हाउसेस, गैजेट्स। लेकिन उसका असली आकार नीचे पानी के नीचे है। बचत और निवेश वो गहरी संपत्ति है जो लोग नहीं देखते। बेस्ट क्वोट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेल्थ इज द पार्ट यू डोंट सी। धन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो है जो आप नहीं देख पाते। चैप्टर 10 सेव मनी, पैसा बचाना सबसे महत्वपूर्ण नियम पर। यह चैप्टर बताता है कि पैसा बचाना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसान तरीका है जो किसी भी व्यक्ति को धनवान बना सकता है। सेव मनी, पैसा बचाना सबसे महत्वपूर्ण नियम। मैं आइडिया, पैसा बचाना कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, ये केवल समझदारी और डिसिप्लिन की बात है। सेविंग मनी हर किसी के लिए एक मजबूत फाउंडेशन है। एक्सप्लेनेशन, बहुत से लोग अर्निंग और स्पेंडिंग पर फोकस करते हैं, लेकिन सेविंग के बारे में बहुत कम सोचते हैं। सेविंग हमेशा एक प्रोसेस है जो लाइफस्टाइल चॉइसेस से जुड़ा हुआ है। जितना ज़्यादा तुम अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हो, उतना अधिक तुम बचत कर सकते हो। सेविंग का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी को कंजूस तरीके से जीना है, बल्कि इसका मतलब है कि तुम बैलेंस बना पाओ, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च न करो और अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए पैसे बचाओ। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति हर महीने 50,000 रुपये कमाता है और 45,000 रुपये खर्च करता है। वह 5,000 रुपये बचाता है। दूसरे व्यक्ति के पास वही 50,000 रुपये इनकम है, लेकिन वह 52,000 रुपये खर्च करता है। उसे कुछ नहीं बचता। पहला व्यक्ति लंबे समय में अपना धन बढ़ा पाएगा, जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी स्थिति कभी नहीं सुधार पाएगा। सेविंग वही तरीका है जिससे आप वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं, और यह पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का आधार है। लेसन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट हाउ मच यू मेक, बट हाउ मच यू सेव। सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना बचाते हैं। एक्शन प्लान, ऑटोमेटेड सेविंग सेटअप करो। हर महीने कुछ पैसे खुद ब खुद किसी सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएं। अननेसेसरी एक्सपेंसेस को रोकें। किसी भी नई चीज़ को खरीदने से पहले सोचें कि क्या यह आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा या सिर्फ दिखावा होगा। इमरजेंसी फंड बनाओ। कम से कम 6 महीने के खर्चे बचा कर रखें ताकि किसी अनएक्सपेक्टेड खर्चे या क्राइसिस से निपटा जा सके। बोनस एनालॉजी, मानो तुम एक जलती हुई नाव में हो। अगर तुम रोज़ थोड़ा पानी बाहर निकालते हो सेविंग, तो नाव डूबने से बच सकती है। अगर तुम दिन रात नाव में पानी भरते रहोगे और कुछ नहीं निकालोगे स्पेंडिंग, तो नाव डूब जाएगी। बेस्ट क्वोट, यू कांट ग्रो वेल्थी विदाउट सेविंग मनी। आप बिना पैसे बचाए अमीर नहीं बन सकते। चैप्टर 11 रीजनेबल, रैशनल, समझदारी से सोचना, तर्क से ज़्यादा पर। यह चैप्टर बताता है कि कभी कभी रैशनल थिंकिंग, तार्किक सोच के बजाय रीजनेबल थिंकिंग, समझदारी से सोचना ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब पैसे की बात आती है। रीजनेबल, रैशनल, समझदारी से सोचना, तर्क से ज़्यादा। मैं आइडिया, फाइनेंशियल डिसीजंस में तर्क रैशनल से ज़्यादा समझदारी रीजनेबल जरूरी है। कभी कभी चीज़ें लॉजिकली सही नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिकल और मैनेजेबल होती हैं। एक्सप्लेनेशन, रैशनल डिसीजंस मतलब वो फैसले जो लॉजिक और डेटा पर आधारित होते हैं, जैसे कि सबसे अच्छे निवेश का चुनाव या खर्चों पर पूरी तरीके से कड़ी नज़र रखना। लेकिन कभी कभी ये रैशनल फैसले आपकी ज़िंदगी में सही नहीं होते, क्योंकि वे आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस और इमोशंस को नज़रअंदाज करते हैं। रीजनेबल डिसीजंस का मतलब है कि आप अपनी जीवन शैली और इमोशंस को समझकर कोई निर्णय लें। ये न केवल तार्किक होते हैं, बल्कि व्यवहारिक और आपके लिए सही होते हैं। इस चैप्टर में लेखक ये कहते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजंस में यह ज़रूरी है कि हम अपनी सीमाओं को समझें और अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से फैसले लें। एग्जाम्पल, मान लो किसी के पास 1 लाख रुपए है और उसे स्टॉक मार्केट में निवेश करना है। रैशनल डिसीजन हो सकता है कि सभी पैसे स्टॉक में लगाकर बहुत अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन शायद वह व्यक्ति रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इतना पैसा जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं है।
इसलिए एक रीजनेबल डिसीजन ये हो सकता है कि वह उस पैसे का कुछ हिस्सा सुरक्षित ऑप्शंस में रखे और कुछ हिस्सा रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स में लगाए। यह एक समझदार तरीका है क्योंकि वह व्यक्ति अपनी सुरक्षा और फाइनेंशियल कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए निवेश कर रहा है, न कि सिर्फ मैक्सिमम रिटर्न्स के पीछे दौड़ते हुए। Lesson: The best financial decisions are not the ones that make the most sense in theory, but the ones that make the most sense in your life. सबसे अच्छे वित्तीय फैसले वो नहीं होते जो सिद्धांत में सबसे अच्छे लगते हैं, बल्कि वो होते हैं जो आपकी जिंदगी में सबसे समझदारी से काम आते हैं। एक्शन प्लान: रिस्क टॉलरेंस को समझें, जितना बड़ा रिटर्न चाहिए उतना ही बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। इसलिए अपनी सीमा और ज़रूरतों को समझकर ही निवेश करें। सिर्फ तार्किक फैसले नहीं, अपनी जिंदगी के हिसाब से फैसले लें। कुछ खर्चे समझदारी से करें, जैसे परिवार के साथ वेकेशंस जो आपको खुश रखें। फ्यूचर और प्रेजेंट को बैलेंस करें, हमेशा अपने भविष्य के लिए बचत करें, लेकिन अपने वर्तमान को भी एंजॉय करें। बोनस एनालॉजी: जैसे का सफ़र होता है जहां आपको सिर्फ जल्दी पहुंचने के बजाय आराम से यात्रा करने की ज़रूरत होती है। रैशनल थिंकिंग से आप जितना जल्दी पहुंचे उतना अच्छा लगता है, लेकिन रीजनेबल थिंकिंग से आप सुनिश्चित करते हो कि रास्ते में गाड़ी ठीक से चल रही है, ड्राइवर आराम से है और आप सही दिशा में जा रहे हैं। बेस्ट क्वोट: रीजनेबल इज बेटर देन रैशनल। बेटर टू गेट रिच स्लोली देन रिस्क एवरीथिंग फॉर द चांस टू गेट रिच क्विकली। समझदारी से सोचने से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। ये बेहतर है कि आप धीरे धीरे अमीर बने, बजाय इसके कि सब कुछ दांव पर लगाकर जल्दी अमीर बनने की कोशिश करें। चैप्टर 12 द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, नकारात्मकता का आकर्षण पर। ये चैप्टर बताता है कि क्यों लोग नकारात्मकता को ज़्यादा आकर्षक समझते हैं और कैसे ऑप्टिमिज्म, सकारात्मक सोच को अपनाना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, नकारात्मकता का आकर्षण। मैं आइडिया: नकारात्मक सोच हमें ज़्यादा आकर्षित करती है क्योंकि यह ज़्यादा बिलीवेबल लगती है, लेकिन सकारात्मक सोच ज़्यादा लाभकारी होती है और हमें अधिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिला सकती है। एक्सप्लेनेशन: पेसिमिज्म, नकारात्मकता हमें प्रोटेक्ट करती है। जब हम किसी चीज़ को बुरा मानते हैं तो हमें डर रहता है कि नुकसान न हो जाए और हम सतर्क रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब बाजार गिरने की खबर आती है तो लोग उसे सीरियसली लेते हैं क्योंकि यह नकारात्मकता सीधे उनके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी होती है। इस डर के चलते लोग जल्दी फैसले ले सकते हैं जो कि कई बार गलत होते हैं। ऑप्टिमिज्म, सकारात्मक सोच से बहुत से लोग बचते हैं क्योंकि यह हमें किसी चीज़ में फेलियर की संभावना नहीं दिखाता। हालांकि अगर हम सही तरीके से सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो ये हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर ले जा सकता है। एग्जाम्पल: मान लो स्टॉक मार्केट में गिरावट आई है। एक व्यक्ति पेसिमिस्टिक, नकारात्मक नज़रिए से सोचता है कि अब और नुकसान होगा और वह अपना सारा पैसा निकाल लेता है। दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक, सकारात्मक नज़रिए से सोचता है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज है और मुझे अपने निवेश को लंबे समय तक रखने चाहिए, और वह अपनी स्थिति बनाए रखता है। जो व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक है वह अपने निवेश को स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रखता है और वह अंत में ज़्यादा फायदे में होता है। लेसन: ऑप्टिमिज्म डजंट मीन इग्नोरिंग रिस्क्स, इट मीन्स एक्नॉलेजिंग रिस्क्स बट नॉट लेटिंग देम ओवरवेल्म योर थिंकिंग। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप जोखिमों को नज़रअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप जोखिमों को समझते हुए उन्हें अपनी सोच पर हावी नहीं होने देते। एक्शन प्लान: नेगेटिविटी से बचने के लिए पर्सपेक्टिव बदलें, नकारात्मक घटनाओं के बावजूद अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें। फाइनेंशियल डिसीजंस में बैलेंस रखें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिस्क्स को समझते हुए अपने निवेश में संतुलन बनाए रखें। पॉजिटिविटी अडॉप्ट करें, किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस या डाउनफॉल से सीखें, बजाय इसके कि उससे डरकर पीछे हट जाएं। बोनस एनालॉजी: समझो तुम एक सेल बोट में हो। अगर तू विंड्स के खिलाफ लगातार सोचता रहेगा तो तू खुद को रोक लेगा, लेकिन अगर तू विंड्स को समझते हुए उसे अपने पक्ष में बदलने की कोशिश करेगा तो तू अच्छी दिशा में बढ़ेगा। बेस्ट क्वोट: पेसिमिज्म इज मोर सेडक्टिव बट ऑप्टिमिज्म हैज अ बेटर ट्रैक रिकॉर्ड। नकारात्मकता ज़्यादा आकर्षक होती है, लेकिन सकारात्मकता का ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा होता है। चैप्टर 13 द रीजनेबल पर्सन, समझदार व्यक्ति पर आते हैं। यह अध्याय बताता है कि फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप हमेशा एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रॉर्डिनरी हों, बल्कि रीजनेबल, समझदार होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आइडिया: फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। रीजनेबल अप्रोच और सेंसेबल डिसीजन मेकिंग अक्सर ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। एक्सप्लेनेशन: अधिकतर लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट या अनयूजुअल स्किल चाहिए होती है, लेकिन सच में समझदारी, रीजनेबलनेस सबसे ज़्यादा काम आती है। द रीजनेबल पर्सन वह है जो रिस्क, जोखिम को समझकर ही लें, अपने एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं को सही रखें और ह्यूमिलिटी, विनम्रता से निर्णय लें। बहुत से लोग समझते हैं कि आउटलायर्स, असाधारण लोग ही बड़े फायदे कमाते हैं, लेकिन कभी कभी सेंसेबल, मॉडेस्ट डिसीजन मेकिंग आपको ज़्यादा सफलता दिलाती है।
एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टर जो हर दिन बड़ी बड़ी ट्रेड करता है और लगातार बड़ी रकम कमाने की कोशिश करता है, वह अक्सर घाटे में जाता है। वहीं वॉरेन बफेट जैसा इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, धीरे धीरे सही फैसले लेकर बड़े फायदे पाता है। उनका तरीका रीजनेबल है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं। लेसन, यू डोंट नीड टू बी ए जीनियस टू गेट रिच। यू नीड टू बी रीजनेबल, पेशेंट एंड अवॉइड ऑब्वियस मिस्टेक्स। धनवान बनने के लिए तुम्हें जीनियस होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस समझदार, धैर्यवान और स्पष्ट गलतियों से बचने की जरूरत है। एक्शन प्लान, मिस्टेक्स को समझकर उनसे सीखो और अगली बार उनका पुनरावृत्ति मत करो। पेशेंस बनाए रखो, तुरंत फायदा पाने की बजाय धीरे धीरे ग्रो करने पर फोकस करो। रिस्क मैनेजमेंट, जब भी कोई बड़ा कदम उठाओ, अपने जोखिम को समझो और संतुलित फैसला लो। बोनस एनालॉजी, समझो तुम्हारे पास एक बड़ा पजल है, अगर तुम उसे धीरे धीरे सही टुकड़ों के साथ जोड़ते रहोगे तो अंत में पूरा पजल बन जाएगा। अगर तुम उसे जल्दबाजी में जोड़ने की कोशिश करोगे तो केवल गड़बड़ी होगी। जिंदगी में भी यही है, स्टेडी, रीजनेबल अप्रोच तुम्हें अंत में सही परिणाम देगा। बेस्ट क्वोट, द बेस्ट वे टू गेट रिच इज़न्ट थ्रू बीइंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इट्स थ्रू बीइंग रीजनेबल। अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका असाधारण होने से नहीं, बल्कि समझदार होने से है। चैप्टर 14 यूल चेंज, तुम बदलोगे की ओर बढ़ते हैं। यह अध्याय बताता है कि टाइम के साथ हमारी सोच और फाइनेंशियल प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं और हमें इन बदलावों को समझना जरूरी होता है। मैं आइडिया, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपकी प्रायोरिटीज और फाइनेंशियल गोल्स बदलते हैं। यही कारण है कि आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल रखना चाहिए। एक्सप्लेनेशन, फाइनेंशियल गोल्स और पर्सनल प्रेफरेंसेस समय के साथ बदलते हैं। जो चीज़ें आज आपको जरूरी लगती हैं, वे अगले कुछ सालों में इररिलेवेंट हो सकती हैं। लाइफ स्टेजेस के अनुसार आपके खर्च और निवेश की ज़रूरतें अलग हो सकती हैं। यंग एज में लोग पैसा खर्च करने पर ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लान्स को अपडेट करते रहें ताकि वे आपकी बदलती हुई ज़रूरतों के साथ मेल खाती रहें। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जब नया जवान होता है तो उसे लग्जरी आइटम्स और ट्रैवलिंग में ज़्यादा रुचि होती है। जैसे ही वह मिडिल एज तक पहुंचता है, वह ज़्यादा रिटायरमेंट सेविंग्स और हेल्थ केयर की तरफ ध्यान देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी अब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। लेसन, यूल चेंज, योर गोल्स विल चेंज, योर प्लान्स नीड टू चेंज। तुम बदलोगे, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलेंगी, तुम्हारे प्लान्स को बदलने की जरूरत होगी। एक्शन प्लान, रेगुलरली रिव्यू योर फाइनेंशियल गोल्स, साल में एक बार अपनी गोल्स और प्लान्स को फिर से एवेल्युएट करो। अडेप्ट टू लाइफ चेंजेस, जैसे जैसे तुम्हारी लाइफ स्टेज बदले, वैसे अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को एडजस्ट करो। कीप अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, छोटी अवधि की चीज़ों के अलावा अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखो। बोनस एनालॉजी, सोचो तुम एक स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो। अगर तुम सेम फीचर्स और टेक को एक साल पहले देखते तो शायद तुम बिल्कुल डिफरेंट फ़ोन खरीदते। लेकिन अब तुम्हारी ज़रूरतें बदल गई हैं, तुम्हें एक फ़ोन चाहिए जो तुम्हारी न्यू प्रेफरेंसेस को मैच करे और वो पुराने फीचर्स इररिलेवेंट लगने लगे। यही बात फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी लागू होती है, तुम्हारे गोल्स के साथ तुम्हारा अप्रोच बदलता रहेगा। बेस्ट क्वोट, व्हाट यू वांट नाउ विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू वांट इन द फ्यूचर एंड यू शुड बी ओके विद दैट। जो तुम अभी चाहते हो वो भविष्य में अलग हो सकता है और तुम्हें इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। चैप्टर 15 नथिंग्स फ्री, कुछ भी मुफ्त नहीं है, पर आते हैं। यह अध्याय बताता है कि कोई भी सफलता, सुख या संपत्ति बिना किसी कीमत के नहीं मिलती। हर चीज़ का एक ट्रेड ऑफ होता है जिसे हमें समझना जरूरी है। मैं आइडिया, हर चीज़ के पीछे एक कीमत होती है और कोई भी सफलता या खुशी बिना मेहनत या सैक्रिफाइस के नहीं मिलती। आपको जो भी मिलता है उसका कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ होता है। एक्सप्लेनेशन, कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, चाहे वह पैसा हो, प्रसिद्धि हो या कोई भी बड़ा अवसर। हर चीज़ के पीछे एक सैक्रिफाइस, बलिदान या एफर्ट, मेहनत छिपा होता है। फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए भी आपको कुछ न कुछ ट्रेड ऑफ्स का सामना करना पड़ता है, जैसे टाइम, कई बार ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आपको ज़्यादा समय काम में लगाना पड़ता है। रिस्क, अगर आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको घाटा भी हो सकता है। कंफर्ट, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आरामदेह जीवन शैली छोड़नी पड़ सकती है। हमें ये समझना चाहिए कि जितना आप कुछ चाहते हैं उतना ही आपको उस चीज़ को पाने के लिए कुछ देना होगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने बहुत बड़ी हाउस खरीदी है तो आपके पास एक बड़ा घर होगा, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगे। या फिर अगर आपने हाई पेइंग जॉब चुनी है तो मोर स्ट्रेस और लेस पर्सनल टाइम भी साथ आएंगे। यही ट्रेड ऑफ है, हर चीज़ के साथ कुछ न कुछ सैक्रिफाइस जुड़ा होता है। लेसन, एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस बट नॉट ऑलवेज मनी। हर चीज़ की एक कीमत होती है, लेकिन हमेशा पैसे नहीं। एक्शन प्लान, एवेल्युएट द ट्रेड ऑफ्स, जब भी कोई डिसीजन लें तो उसके साथ जुड़े हुए ट्रेड ऑफ्स को समझें।
डोंट चेस शॉर्टकट्स, सिर्फ जल्दी पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट्स मत अपनाओ, क्योंकि उनके साथ हिडन कॉस्ट्स हो सकती हैं। बैलेंस योर लाइफ, हर डिसीजन में वर्क लाइफ बैलेंस और हेल्थ जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखें। बोनस एनालॉजी, सोचो तुम फास्ट फूड खा रहे हो, वो तुम्हें जल्दी और आसानी से मिल जाता है, लेकिन हेल्थ कॉस्ट इसका हिडन ट्रेड ऑफ है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे तो तुम्हें हेल्दी फूड खानी होगी, और ये थोड़ा समय और मेहनत मांगता है। फाइनेंशियल डिसीजंस भी इसी तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म फायदा लेने से लॉन्ग टर्म कॉस्ट्स बढ़ सकती हैं। बेस्ट क्वोट, इफ यू वांट समथिंग यू हैव टू बी विलिंग टू पे द प्राइस। द प्राइस इजंट ऑलवेज मनी बट इट्स ऑलवेज समथिंग। अगर तुम कुछ चाहते हो तो तुम्हें उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। कीमत हमेशा पैसे नहीं होती, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ होती है। चैप्टर 16 यू और मी, तुम और मैं पर आते हैं। यह अध्याय बताता है कि हम अक्सर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस दूसरों से तुलना करके लेते हैं, लेकिन कभी कभी यह कंपैरिजन हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। मैं आइडिया, हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस अक्सर दूसरों के साथ तुलना करने से प्रभावित होते हैं, और ये कंपैरिजन हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। हमें अपने ही पाथ पर चलना चाहिए, न कि दूसरों की फाइनेंशियल जर्नी को देखकर अपनी राह तय करनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन, सोशल कंपैरिजन का मतलब है कि हम अक्सर अपनी सक्सेस को दूसरों की सक्सेस के साथ कंपेयर करते हैं। जब हम किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या सहकर्मी से अपनी स्थिति की तुलना करते हैं तो ये हमें दो चीज़ों में से एक तरफ ले जा सकता है। हम सोच सकते हैं कि हमें और ज़्यादा चाहिए ताकि हम दूसरों से बेटर लगें, या फिर हमें खुद को नीचा महसूस हो सकता है क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे ज़्यादा सफल हैं। लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा कर रहा है वही हमारे लिए सही है। हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी और प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति अपने दोस्त को देखते हुए अपने खर्चों को बढ़ा देता है क्योंकि वह सोचता है कि अगर वो इतना खर्च कर सकता है तो मुझे भी कर लेना चाहिए। लेकिन उसके दोस्त की फाइनेंशियल पोजीशन अलग हो सकती है और वह उस व्यक्ति से ज़्यादा हाई इनकम ब्रैकेट में हो सकता है। ऐसा कंपैरिजन उसे सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रेन में डाल सकता है। लेसन, डोंट कंपेयर योर फाइनेंशियल जर्नी टू अदर्स। यू डोंट नो व्हाट सैक्रिफाइसेस देव मेड टू गेट टू वेयर दे आर। अपनी फाइनेंशियल जर्नी की तुलना दूसरों से मत करो। तुम नहीं जानते कि उन्होंने जो कुछ किया है वह तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकता। एक्शन प्लान, ओन योर पाथ, अपनी फाइनेंशियल जर्नी को खुद तय करो। दूसरों की सक्सेस या स्पेंडिंग हैबिट से प्रभावित होने की बजाय अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करो। अवॉइड कीपिंग अप विद अदर्स, सिर्फ इसलिए ज़्यादा खर्च मत करो क्योंकि तुम्हारा कोई दोस्त या सहकर्मी ऐसा कर रहा है। बी कंटेंट विद योर डिसीजंस, अपनी डिसीजंस पर आत्मविश्वास रखो और उन्हें सही समझो क्योंकि वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हैं। बोनस एनालॉजी, सोचो तुम एक रेस में भाग ले रहे हो। अगर तुम सिर्फ दूसरों को देखते रहोगे और उनकी गति से चलने की कोशिश करोगे तो तुम अपनी ओरिजिनल गति और पाथ खो सकते हो। ट्रू सक्सेस तब आती है जब तुम अपने पेस और डायरेक्शन में चलते हो, बजाय इसके कि तुम केवल दूसरों के पीछे दौड़ते रहो। बेस्ट क्वोट, योर फाइनेंशियल डिसीजंस शुड बी बेस्ड ऑन योर गोल्स नॉट समवन एल्सेस। तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजंस तुम्हारे खुद के गोल्स पर आधारित होने चाहिए, न कि किसी और के। चैप्टर 17 द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, नकारात्मकता का आकर्षण पर आते हैं। यह अध्याय बताता है कि हमारी सोच को नकारात्मकता आसानी से प्रभावित करती है और हमें इसे पॉजिटिव माइंडसेट से बदलने के लिए जानबूझकर प्रयास करना चाहिए। मैं आइडिया, मुख्य विचार, हम नकारात्मक विचारों की तरफ अधिक आकर्षित होते हैं क्योंकि ये हमें सुरक्षा और बचाव का एहसास दिलाते हैं। हालांकि नकारात्मकता से भरी सोच फाइनेंशियल सक्सेस के रास्ते में रोड़ा बन सकती है। एक्सप्लेनेशन, नेगेटिव न्यूज़ और पेसिमिज्म लोगों के दिमाग में बहुत आसानी से घर कर जाते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमें डेंजर या रिस्क से बचने में मदद करती है। फाइनेंशियल डिसीजंस में जब हम क्राइसिस या रिसेशन के बारे में सुनते हैं तो हम समझने लगते हैं कि हमें सेव करना चाहिए और स्पेंड कम करना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा करना सही नहीं होता। कभी कभी ऑप्टिमिज्म और इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ पर ध्यान देना ज़्यादा फायदेमंद होता है। पेसिमिज्म हमें समझने की बजाय फियर पैदा करता है और यह हमें शॉर्ट टर्म थिंकिंग की तरफ धकेलता है, जिससे हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ को नज़रअंदाज करना पड़ता है। एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट में जब बेयर मार्केट आता है तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ डाउन जा रहा है। लेकिन जो लोग इस पेसिमिस्टिक थिंकिंग से बाहर निकलकर लॉन्ग टर्म व्यू अपनाते हैं, उन्हें उस दौर के बाद ग्रोथ और प्रॉफिट देखने को मिलता है। वॉरेन बफेट का फेमस कोट है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। इसका मतलब है कि जब बाकी लोग डर के मारे बचने की कोशिश करते हैं तो वहीं पर निवेश करने का सही वक्त हो सकता है। लेसन, पेसिमिज्म कैन बी सेडक्टिव बट इट ऑफन लीड्स टू शॉर्ट टर्म डिसीजंस दैट हर्ट लॉन्ग टर्म वेल्थ। नकारात्मकता आकर्षक हो सकती है, लेकिन यह अक्सर ऐसे निर्णयों की ओर ले जाती है जो लंबी अवधि के लिए आपके संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं।
एक्शन प्लान, पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन करो। अगर बाजार या दुनिया में कोई संकट आ भी जाए तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करो। फियर बेस्ड डिसीजंस से बचो, सिर्फ डर की वजह से अपने इन्वेस्टमेंट्स और डिसीजंस को बदलने से बचो। पेशेंस रखो, किसी भी बड़ी फाइनेंशियल डिसीजन में धैर्य रखने से ज़्यादा फायदा मिलता है, न कि जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से। बोनस एनालॉजी, सोचो तुम एक बोट चला रहे हो और समुद्र में स्टॉर्म्स आ रही हैं। तुम अगर केवल डर के मारे बोट को रोकने की कोशिश करते हो तो तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। बट इफ़ यू सेल विद द विंड, थोड़े समय के लिए तूफान का सामना करने के बाद तुम काम वाटर्स में पहुंच सकते हो। पेसिमिज्म से बचकर हमें हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ चलना चाहिए। चैप्टर 18 द पैराडॉक्स ऑफ वेल्थ, धन का विरोधाभास पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय बताता है कि धन कमाना हमारे लिए अच्छा है, लेकिन कभी कभी वेल्थ पाने के बावजूद हम सेटिस्फैक्शन नहीं महसूस करते। ये पैराडॉक्स विरोधाभास है जो जीवन के कई पहलुओं में पाया जाता है। मैं आइडिया, धन का विरोधाभास यह है कि पैसे के पास होने के बावजूद लोग संतुष्ट नहीं हो पाते। हम अक्सर समझते हैं कि अगर हम अमीर हो जाएंगे तो हमें खुश रहेंगे, लेकिन सच में यह इतनी सीधी बात नहीं होती। एक्सप्लेनेशन, वेल्थ की कोई ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन नहीं होती। अलग अलग लोगों के लिए वेल्थ का मतलब अलग होता है। कुछ के लिए ये सिर्फ लग्जरीज और मटेरियल पोजेशंस हैं, जबकि दूसरों के लिए यह फाइनेंशियल फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड है। पैराडॉक्स ऑफ वेल्थ यह है कि जो लोग बहुत अमीर होते हैं वे अपने पास सभी सुविधाएं होने के बावजूद अक्सर खुश नहीं होते। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, जब हम ज़्यादा कमाने लगते हैं तो हमारी इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं और हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। प्रेशर बढ़ता है, वेल्थ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशन का दबाव भी आता है। हालांकि ये सही नहीं है कि पैसे से खुश नहीं हुआ जा सकता, लेकिन सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट कभी कभी वेल्थ से नहीं बल्कि लाइफ सिंपल प्लेजर से मिलते हैं। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जिसने अपनी लाइफ सेविंग्स से लग्जरी कार खरीदी, वह ज़्यादा समय तक उसे एंजॉय नहीं कर पाता क्योंकि वह फिर से नेक्स्ट बिगर गोल की ओर बढ़ जाता है। वह चाहता है कि उसके पास बिगर हाउस या बेटर इन्वेस्टमेंट्स हो और इस तरह वह सेटिस्फैक्शन का पीछा करते हुए हमेशा और कुछ पाने की कोशिश करता रहता है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति जिसने केवल बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए पैसा कमाया, वह हर छोटे पल में खुश रहता है क्योंकि उसकी अपेक्षाएं सीमित होती हैं। लेसन, वेल्थ डजंट गारंटी हैप्पीनेस, इट कैन बाई कंफर्ट एंड सिक्योरिटी बट नॉट नेसेसरली जॉय। धन खुशी की गारंटी नहीं देता, यह आराम और सुरक्षा खरीद सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह खुशी दे। एक्शन प्लान, लाइफ विद इन योर मीन्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस को सही रखो और सिंपल प्लेजर्स में खुश रहना सीखो। सेटिस्फैक्शन का पीछा करो, पैसे के बजाय सेटिस्फैक्शन पर ध्यान केंद्रित करो, जैसे रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहो। इससे संतुष्टि मिलती है और खुशी का एहसास होता है। बोनस एनालॉजी, सोचो तुम एक गार्डन में हो और तुम्हारे पास हर तरह के ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। अगर तुम ज़्यादा फ्लावर्स पाने की कोशिश करते रहोगे तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन अगर तुम उन फ्लावर्स का आनंद ले पाओ जो तुम्हारे पास हैं तो तुम्हें असली खुशियाँ मिलेंगी। फाइनेंशियल वेल्थ में भी यही सच है। यह जरूरी है कि हम जो कुछ भी है उसका आनंद लें और अधिक पाने की बजाय संतुष्ट रहें। बेस्ट क्वोट, द मोर यू हैव द मोर यू वांट एंड द मोर यू वांट द लेस हैप्पी यू बिकम। जितना ज़्यादा तुम्हारे पास है उतना ज़्यादा तुम चाहते हो, और जितना ज़्यादा तुम चाहते हो उतना कम खुश रहते हो। चैप्टर 19 फ्रीडम, स्वतंत्रता पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय बताता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे जीवन में रियल हैप्पीनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम पैसों के तनाव से मुक्त होते हैं तो हम ट्रू हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड महसूस करते हैं। मैं आइडिया, मुख्य विचार, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का मतलब केवल ज़्यादा पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है कि आपको पैसों की चिंता से मुक्ति मिलती है। ये हमें लाइफ चॉइसेस में स्वतंत्रता और पीस ऑफ माइंड प्रदान करता है। एक्सप्लेनेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल देता है। जब आपके पास पर्याप्त पैसे होते हैं तो आप वर्क और लाइफ बैलेंस के बारे में बेहतर फैसले ले सकते हैं। फ्रीडम का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं या महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको किसी से बंध कर नहीं रहना पड़ता, न अपने काम से, न अपने खर्चों से, न किसी और की एक्सपेक्टेशन से। ट्रू फ्रीडम तब महसूस होती है जब आपको फाइनेंशियल प्रेशर कम होता है और आप पर्सनल हैप्पीनेस और वेलबीइंग पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत काम करता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के बाद वह अपने पसंद के काम में जुट जाता है। अब उसे जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है और वह बिना किसी आर्थिक चिंता के अपने जीवन को आनंदपूर्वक जी सकता है। दूसरी ओर एक व्यक्ति जो फाइनेंशियल प्रेशर में है, वह अपनी जिंदगी को सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही जीता है और उसकी खुशियां इस आर्थिक संघर्ष में खो जाती हैं। लेसन, फाइनेंशियल फ्रीडम isn't about how much you have, but about how little you need.
आर्थिक स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितना है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आपको कितना चाहिए। एक्शन प्लान, फाइनेंशियल गोल्स को प्रायोरिटाइज करो। अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट टर्म प्लेजर्स से बचने की कोशिश करो। अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट करो। अपने खर्चों पर ध्यान दो और उन चीज़ों से बचो जो सिर्फ दिखावा करने के लिए खरीदी जाती हैं। वेल्थ बिल्डिंग हैबिट्स अडॉप्ट करो। पैसे को केवल खर्च करने के बजाय उसे इन्वेस्ट करो ताकि वह आपके लिए काम करे और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। बोनस एनालॉजी, सोचो तुम एक बर्ड हो और तुम्हारे पंखों को फड़कने के लिए एक बड़ा ओपन स्काई चाहिए। जब तुम अपने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से संभाल लेते हो तो तुम भी उसी तरह फ्रीडम महसूस कर सकते हो जैसे एक पक्षी जो स्वतंत्र रूप से उड़ रहा हो। फ्रीडम तब आती है जब तुम्हारे पास कंट्रोल होता है और तुम अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स पर जी सकते हो। बेस्ट क्वोट, द बेस्ट वे टू अचीव हैप्पीनेस इज बाय अचीविंग फ्रीडम एंड द बेस्ट वे टू अचीव फ्रीडम इज बाय अचीविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। खुशी पाने का सबसे अच्छा तरीका स्वतंत्रता प्राप्त करना है और स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना है। चैप्टर 20 द एंड ऑफ द गेम, खेल का अंत पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि वेल्थ और फाइनेंशियल सक्सेस का अल्टीमेट गोल क्या है। क्या हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं या हमारी जिंदगी का कोई डीपर पर्पस। मैं आइडिया, मुख्य विचार, वेल्थ का अल्टीमेट पर्पस केवल मनी जमा करने में नहीं होता। असल में ये हमें लाइफ्स डीपर मीनिंग और पर्पस को समझने में मदद कर सकता है। सही मायने में अगर हमें अपनी लाइफ का ट्रू गोल समझना है तो हमें पैसे के पार पर्पस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन, फाइनेंशियल सक्सेस का अक्सर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है, जैसे लग्जरी गुड्स खरीदना, बेहतर जीवन शैली अपनाना या ज़्यादा वेकेशंस लेना। लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तभी महसूस होता है जब हम वेल्थ का सही उपयोग करते हैं और अपने लाइफ गोल्स को हासिल करते हैं। एंड ऑफ द गेम का मतलब है कि आखिरकार जब सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या हम अपने जीवन से संतुष्ट होंगे। क्या हमारे पास मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप्स हैं जो हमें सच में खुश करती हैं। ट्रू वेल्थ का मतलब यह नहीं है कि आपके पास कितनी बड़ी कार या घर है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने कितनी अच्छी लाइफ एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप्स बनाई हैं जो आपके जीवन को समृद्ध बनाती हैं। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो सिर्फ मनी और स्टेटस की दौड़ में लगा रहता है वह अंत में महसूस करता है कि उसके पास जो कुछ भी है वह उसे सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा। वहीं एक दूसरा व्यक्ति जो एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप्स पर फोकस करता है वह अपनी लाइफ को जॉय और फुलफिलमेंट के साथ जीता है और उसे लगता है कि उसने अपने जीवन का असली उद्देश्य पाया है। लेसन, द ट्रू गोल ऑफ वेल्थ इज नॉट टू हैव मोर बट टू बी मोर। धन का असली उद्देश्य ज्यादा पाने का नहीं बल्कि ज्यादा बनने का है। एक्शन प्लान, डिफाइन योर पर्पस। अपने जीवन का उद्देश्य समझो और तय करो कि आप किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ पैसे कमाना है या कुछ बड़ा हासिल करना है। फोकस ऑन एक्सपीरियंसेस, मटीरियल थिंग्स से ज्यादा एक्सपीरियंसेस पर ध्यान दो। अपने रिश्तों, यात्राओं और पर्सनल ग्रोथ में निवेश करो। गिव बैक, अपनी वेल्थ का कुछ हिस्सा समाज में या जरूरतमंदों के लिए दान करो ताकि इसका उद्देश्य और इम्पैक्ट ज्यादा मीनिंगफुल हो। बोनस एनालॉजी, सोचो तुम एक माउंटेन क्लाइंबर हो जो चोटी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। जब तुम चोटी पर पहुंच जाते हो तो केवल पीक का आनंद लेना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। असल में जर्नी के दौरान जो अनुभव और रिश्ते तुम बनाते हो वही असली संपत्ति होती है। वेल्थ भी इसी तरह होती है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य केवल एंड गोल नहीं बल्कि रास्ते में बिताए गए मोमेंट्स और लर्निंग होते हैं। बेस्ट क्वोट, इन द एंड इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू हैव बट अबाउट हाउ मच यू बिकम। आखिरकार यह इस बारे में नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है बल्कि इस बारे में है कि तुम कितने बन चुके हो। कंक्लूजन, निष्कर्ष, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये सिखाती है कि पैसे का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है बल्कि हमें अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को इस तरह से लेना चाहिए कि वे हमारी लाइफ पर्पस और हैप्पीनेस में योगदान करें। वेल्थ और हैप्पीनेस का संबंध कभी भी एक्सटर्नल पोजेशन से नहीं बल्कि इंटरनल फुलफिलमेंट और माइंडसेट से होता है। ये था द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पूरा सारांश। तो अब आप तैयार हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए एक हैबिट एक दिन में। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए कौन सी एक आदत आप आज से शुरू करोगे। अगली बुक समरी चाहिए, नाम बताइए, हम बनाएंगे आपके लिए। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप विनिंग। रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज, हैबिट सिस्टम बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी।